92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पचरंगी ओढ़नी। ए बिन्नी, अब उठती है या आज सपने ही देखती रहेगी खाली? बुआ की नुकीली नक्सारी आवाज मेरे कानों तक पहुंची जरूर, लेकिन उस गेट तक पहुंच के बिना अंदर झांके लौट आना आज किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। हरी बेल पत्तियों से ढका लकड़ी का वो गेट मुझे अंदर आने के लिए पुकार रहा था। गेट पे बनी महीन नक्काशी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये जालीदार नक्काशी वाला वही गेट था। वो गेट मैंने कहाँ देखा था याद नहीं है, कब देखा था इसकी भी खबर नहीं है। कुछ धुंधली सी, कुछ अदबनी सी तस्वीर है। बस 4 कदम चलना था और मैं गेट को खोल सकती थी, उसके अंदर झांक सकती थी। जरा जरा सी दुखदुखी हो रही थी सीने में। अब मेरे हाथ उस गेट पे थे, पल्ले को जरा सा धकियाना था और वो दुनिया मेरे सामने आ जाने वाली थी जिसे मैं सालों से गढ़ रही हूं। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं घबरा के मैं रजाई धम से गिर गई। मैंने अचकचा के आसपास देखा। बुआ चादर का कोना हाथ में थामे हैरान सी खड़ी थी। मेरी और अपनी जेब को छुपाते हुए चादर ठीक करने लगी। 1 घंटे से उठा रही हूं, कैसे कुंभकर्ण जैसी सोती है तू? 8 बज गए हैं, अभी वो खबीज मुन्ना आ जाएगा। बुआ चादर ठीक करते हुए बोली। सो नहीं रही थी, वही वाला सपना देख रही थी। उनकी बातों का बुरा माने बगैर मैंने उनीली आवाज में कहा और जमीन से उठकर रजाई सहित फिर चारपाई पे लेट गई। सपने पैसे वालों की आंखों में अच्छे लगते हैं। चल उठ, मुझे बिस्तर समेटना है। मुझे पटखाट से धूल की तरह झटक के बुआ अब चद्दर की धूल झाड़ने में जुट गई थी। बुआ, उस गेट का हाथ था पीतल का था कि सोने का? न बुआ का चद्दर झाड़ना रुका, न उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत समझी। मैंने अपने नीचे से खींच खांच के रजाई को निकाला और तह लगाने लगी। बुआ, मैंने थोड़ा खींच के जिद्दी बनते हुए फिर पूछा, हत्था पीतल का था कि सोने का? कौन सा हत्था? बुआ ने शायद मेरा सवाल सुना भी नहीं था। अरे वो लकड़ी के गेट का। बुआ को कुछ याद ना आते देख के मैं थोड़ी झल्ला गई। वो आगरा में नहीं था क्या, हाथी जैसा दरवाजा? मैंने बुआ को याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन बुआ शायद अपने गुणा भाग में लगी हुई थी। बेचारी बुआ हमेशा कुछ न कुछ जोड़ घटाने में लगी रहती हैं। कपड़ों का बड़ा ढेर पड़ा हुआ था रंगने को। कल बारिश की वजह से जरा सी भी रंगाई नहीं हो पाई थी, और आज के दिन भी काम ना हुआ तो फी कपड़ा 5 रुपए कट जाएंगे। बस उसी हिसाब को दुरुस्त करने में लगी होंगी। उनसे अभी कोई जवाब नहीं मिलना था। मैंने आले पे पड़ा अपना दुपट्टा कंधे पे डाला और बाहर निकल गई। चाय की तो खैर उम्मीद करना बेमानी था। पिछले महीने बुआ के हाथ में चोट लग गई थी। दवाखाने जाने और 5 दिन की दवाई में 1500 रुपये तो लग ही गए थे, और 5 दिन के काम का हर्जा हुआ वो अलग। उनके हाथ का इलाज तो हो गया, लेकिन बुआ ने 1 महीने के लिए दूध बंद करवा दिया। 1500 रुपये की भरपाई के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। बुआ तो कभी कभार बिना दूध वाली चाय गुड़ के साथ गटक लेती थी, लेकिन बिना दूध की कड़वी चाय मेरे हलक से उतर ही नहीं पाती थी। पर दिन हमेशा ऐसे ही थोड़े रहने वाले थे। मेरे भाग में राजयोग लिखा था। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब भाग्य का लिखा सच हो जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पचरंगी ओढ़नी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बुआ के घर साधारण सी जिंदगी जी रही बिन्नी की आंखों में बड़े बड़े महलों के ख्वाब पलते हैं। बुआ उसको हकीकत का आईना दिखाती है, लेकिन बिन्नी को ये सपने हकीकत से ज़्यादा पसंद हैं।
क्या बिन्नी के सपने उसका भाग्य पलट पाएंगे? सुनते हैं आगे। सुबह सवेरे ही गली में रेलम पेल शुरू हो गई। बड़े बड़े कड़ाहे, देगचियां चूल्हे पे चढ़ गए थे। पानी उबल रहा था, रंग घोले जा रहे थे। बुआ की कोशिश होती कि वो मोहल्ले में सबसे पहले उठ के चूल्हे जला के देगचियों में पानी उबलने रख दें। गली पतली थी, उठने में जरा देर हुई नहीं कि दूसरों के चूल्हे सारी जगह घेर लेते थे। गली में सिर्फ बुआ तो थी नहीं जो रंगरेजी का काम करती थी। अरे रंगरेजों का मोहल्ला था। रंग पकने की, पानी उबलने की, सूखते कपड़ों से उठ रही सीलन की मिली जुली गंध ही इस गली की पहचान थी। मुझे इस गंध से मोहब्बत थी। मुझे उन रंगों से मोहब्बत थी जिनमें बुआ कपड़ों को रंगती थी। और सबसे ज्यादा मोहब्बत थी मुझको उन धागों से जिनसे मैं अपने सपनों को बुन रही थी। बुआ, कैसा लग रहा है दुपट्टा? मैंने 5 रंगों में बनी लहरिया ओढ़नी बुआ के सामने फैला दी। मैं अक्सर खाली वक्त में छोटे छोटे रुमाल रंग के नए नए डिजाइन बनाने की कोशिश करती थी। बुआ कभी तारीफ कर देती तो कभी वक्त बर्बाद करने के लिए डांट भी देती थी। लेकिन आज बुआ की नजरें इस ओढ़नी से हटी ही नहीं। बिन्नी, ये कैसे बना लिया तूने? ऐसी रंगाई तो सिर्फ मशीन से होती है। बुआ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ओढ़नी मैंने खुद रंगी है। तुम तो अपनी भतीजी को कुछ समझती नहीं हो। किसी बड़े आदमी के घर पैदा हुई होती ना तो मेरे हुनर की कदर भी होती, मैं नखरे से बोली। फिर नाटक शुरू हो गया। अरे तू ये सपनों से बाहर कब निकलेगी बिन्नी? बुआ अब झल्ला गई। बुआ लाख कहें कि सपने देखना छोड़ दे, पर ये ख्वाब सिर्फ मेरे थोड़े थे। माँ के सपने भी इनमें घुले हुए थे। बुआ की बात और थी। उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं थी, न रंगों से, न सपनों से, और शायद न ही जिंदगी से। वकार भाई, अपना डोल उधर सरकाइए जरा, देखते नहीं मेरे घर का रास्ता बंद हो रहा है। बुआ ने हमारे पड़ोसी वकार भाई से कहा। वकार सफ़ेद रंग के दुपट्टे को नीले रंग में रंग रहे थे। उन्होंने बुआ की बात पे कान देने के बजाय अपने काम में ध्यान देना ज़्यादा मुनासिब समझा। झल्लाई हुई बुआ खुद ही पानी से भरे ड्रम को अपने दरवाजे के सामने से हटाने लगी और उस अनदेखे भगवान को कोसने लगी जिसने उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख लिख भेजे हैं। बुआ, कोस लिया भगवान को? अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना वो मुन्ना सर खाएगा। मैंने उनको कपड़ों के उस गट्ठर की याद दिलाई जो रंगने के लिए रखा हुआ था। मुन्ना महाराजगंज की कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। वो रोज़ शाम को गट्ठर के गट्ठर कपड़े रंगने के लिए लाता था और रंगे हुए कपड़े लेके जाता था। 1 नंबर का गुंडा था। कपड़ा मिलने में देर हुई नहीं कि 5 रुपए दिन के हिसाब से पैसा काट लेता था। लेकिन था काम का पारखी। ये तो कमाल कर दिया तुमने बिन्नी दीदी, तुम्हारा दुपट्टा तो इंद्रधनुष का टुकड़ा लग रहा है। परसों दीवार में सूख रही मेरी ओढ़नी को देख के उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। मैं काम में लगी हुई थी और वो बिना पूछे मेरी चुनरी उठा के ले गया। चोर कहीं का, अब की बार आएगा तो सिखाऊंगी उसको सबक। मैं अपनी उधेड़बुन में थी। उधर बुआ ने 3 बर्तनों में 3 रंग घोल लिए थे, लाल, नीला और हरा। सभी कपड़ों को एक तरफ से लाल रंग में रंगना था, दूसरी तरफ नीला या हरा। मेरा इन रंगों के साथ नाता कुछ ही महीने पहले जुड़ा था। पहले स्कूल, फिर कॉलेज। अब तक तो मैं व्यस्त ही रहती थी, लेकिन अब बीए की पढ़ाई पूरी हो गई थी। बुआ के लिए भी अकेले सारा काम संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं उनके साथ लग गई। मैं जानती थी कि ये 2-4 कपड़े रंग देने से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन मेरे सपने पूरा करने वाला शहजादा शायद आज ही मुझको मिलने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पचरंगी ओढ़नी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बिन्नी को यकीन है कि उसकी जिंदगी में रंग भरने जल्दी ही कोई राजकुमार आएगा। यही उम्मीद उसके रंगे हुए कपड़ों को खूबसूरत रूप दे देती है। बुआ मानती है कि बिन्नी में हुनर है, लेकिन उसका सपनों में जीना बुआ को पसंद नहीं है।
जिस शहजादे का बिन्नी इंतजार कर रही है, क्या वो उसकी जिंदगी में आएगा? सुनते हैं आगे। विभोर, कपड़ा फैक्ट्री का मैनेजर। आज पहली बार उसको देखा था। तब से दिल में अजीब सी हलचल हुई पड़ी थी। हर रोज तो कपड़े लेने फैक्ट्री से मुन्ना ही आता था। आजकल सुना है वो मुंबई की किसी कंपनी के चक्कर में लगा था, इसलिए आज मैनेजर को खुद आना पड़ा था मोहल्ले के लोगों से मिलने। कौन जाने क्या मुसीबत आ गई हो, कहीं फैक्ट्री ही बंद ना हो गई हो। 2 साल पहले बुआ जिस फैक्ट्री के लिए कपड़े रंगती थी, वो एक दिन ऐसे अचानक बंद हो गई थी। तब बुआ ने कितनी मुश्किल से घर चलाया था। जब छोटी थी तब तो पता नहीं, पर जब से होश आया है दिन गरीबी में ही कटे हैं। सोचा था कॉलेज के बाद थोड़े दिन छोटी मोटी नौकरी कर लूं, लेकिन बुआ ने नौकरी भी नहीं करने दी। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं किसी की बातों से भी बहक जाऊंगी। किसी की भी बातों से तो नहीं, लेकिन उस मैनेजर विभोर की बातों से तो मैं सच में बहकने लगी थी। इतने लोग थे कमरे में, लेकिन मेरी नजरें विभोर से हटती ही नहीं थी। उसके सांवले से चेहरे पे चांदी जैसी चमक थी। आवाज भारी थी, लेकिन बातें इतनी मीठी कि शब्द खत्म हो जाएं, लेकिन सुनने से मन ही न भरे। आप अंदर आ जाइए, वहां से सुनाई नहीं देगा। उसने शायद मुझसे ही कहा था। ए बिन्नी, सुनाई नहीं देता क्या? अंदर आ जा, मैनेजर साहब बुला रहे हैं। तभी किसी की कौवे जैसी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। हकबका इसी में अंदर चली आई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बड़ा ऑर्डर है, आप लोगों को दुगनी मेहनत करनी होगी। रंगाई का काम जानकी ताई की देखरेख में होगा। आपको कुछ पूछना हो, कोई शक, कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए। विभोर कुर्सी की पीठ से टेक लगा के बैठ गया। कमरे में कुछ खुसफुसाहटें गूंजी। इस काम से सभी खुश ही दिख रहे थे और सबसे ज्यादा खुश मैं थी। विभोर ने एक बार मेरी ओर देखा था और बस मैं जड़ हो गई थी। मेरी जुबान सूख गई। मेरे दिल का हाल शायद चेहरे पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो मुझको देख के मुस्कुराया, जैसे मासूमियत में जरा सी शरारत घोल दी गई हो। मैं सोचा करती थी कई बार कि जब मुझे प्यार होगा तो पता कैसे चलेगा। आज समझ में आया कि प्यार होता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिल बता देता है कि प्यार हो गया है। और आज मेरा दिल चीख चीख के कह रहा था कि मुझको विभोर से प्यार हो गया है। मेरी आंखों में फिर वही शाम गहराने लगी। यमुना के किनारे झक सफेद और चमचम करती उस इमारत की ड्योढ़ी पे मैं माँ की गोद में बैठी थी। माँ गौर से उस इमारत को निहार रही थी। उनकी आंखों में डूब जाने वाला भाव था और होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट। कितना प्यार करता होगा ना ये शाहजहां अपनी बेगम से, माँ कह रही थी। हाँ, लेकिन सिर्फ प्यार से ताजमहल नहीं बनता ना, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, पिताजी बोले। हाँ, तो आएगा ना ऐसा ही शहजादा मेरी बिन्नी के लिए, जिसके दिल में प्यार भी होगा और जेब में पैसा भी, मेरे गालों को खींचते हुए माँ ने कहा था। माँ के उस सपने का बुआ हमेशा मजाक उड़ाती थी। इस पतली सी गली में धूल मिट्टी के बीच तेरे शहजादे की सवारी आएगी कैसे? देखा बुआ, गली पतली सही, पर इस धूल मिट्टी में भी मेरा राजकुमार आ ही गया। शाम को विभोर के जाने के बाद मैंने कहा तो बुआ हंसते हंसते दोहरी हो गई। अब ये किसी और से ना कह दियो, हंसेंगे सब, बुआ ने कहा। और मैं तो नक के लेट गई। बुआ को यकीन हो या ना हो, मैं जानती थी विभोर ही वो राजकुमार था जिसका मैं बचपन से इंतजार कर रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पचरंगी ओढ़नी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कंपनी के मैनेजर विभोर को देख के बिन्नी को अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा है। उसको लगता है कि उसके सपनों का राजकुमार आ गया है। क्या विभोर भी बिन्नी को उतना ही चाहता है जितना बिन्नी उसको? सुनते हैं आगे। आज भी सिर्फ कुर्तों का काम था। विभोर ने डिजाइन का फोटो भेजा था। लाल रंग के कुर्ते में नीला किनारा और सफेद बूटियां। पिछले 2 दिन से पूरे मोहल्ले में यही 2 रंग दिख रहे थे।
बुआ भी बड़े चूल्हे पे लाल रंग घोलने लगी और मैं उन कुर्तों में रंगाई के लिए गांठ लगाने लगी। एक जैसे कपड़े, एक जैसी गांठें, एक जैसे रंग। बुआ, हम रोज एक ही जैसी रंगाई क्यों करते हैं? इन रंगों से तो और कितने डिजाइन बन जाएंगे, मैंने उकता के कहा। फैक्ट्री वाले जो बोलेंगे वही तो रंगेंगे ना। अब तू ज्यादा दिमाग मत चला, फटाफट हाथ चला बिन्नी, बुआ बोली। जब मेरी फैक्ट्री होगी ना, मैं हर कपड़े में अलग डिजाइन बनाऊंगी, तुम देखना बुआ। मैंने गांठ लगा हुआ कुर्ता रंगाई के लिए बुआ को थमा दिया। हाँ, तेरी बुआ के घर में ही तो गड़ा हुआ है खजाना, एक क्या 10 फैक्ट्री खोल लियो, बुआ झल्ला के बोली और कुर्ता मेरे हाथ से लेके रंग के कढ़ाव में डाल दिया। मेरी बुआ के पास ना सही पर विभोर के पास तो है खजाना, मैंने धीरे से कहा, जिसको बुआ ने सुना पर शायद समझा नहीं, वरना फिर मेरा मजाक उड़ाने लगती। 15 दिन हो गए थे मेरी और विभोर की मुलाकात के। उसने साफ साफ नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों में कई इशारे मैंने पढ़ लिए थे। तुम कपड़ों में रंग नहीं लाइव डाल देती हो, आसमानी साड़ी में लाल छींटों वाले डिजाइन को देख के उसने कहा था। सिर्फ मेरा काम ही नहीं, मेरे हाथ की चाय से लेके मेरी हंसी तक हर बात उसको अच्छी लगती थी। लगता है गुलाबी रंग बहुत पसंद है आपको, कल ही उसने कहा था। आपको कैसे पता? मैं जरा हैरान हुई। थोड़ा या ज्यादा, लेकिन आपके हर कपड़े में गुलाबी रंग जरूर होता है, विभोर बोला। अच्छा, तो मैं ही नहीं, वो भी गौर कर रहा था मुझ पे। रंगाई के लिए गुलाबी रंग घोलते हुए मेरे कानों में उसी की आवाज गूंज रही थी। बर्तन के गुलाबी रंग में मेरा चेहरा दिख रहा था। मेरी दुनिया भी इन दिनों गुलाबी गुलाबी हो चली थी। पानी में अपनी परछाई देख के मैं मुस्कुरा दी। मेरी उंगलियां पानी में आड़ी तिरछी चलने लगीं। तब ध्यान आया कि मैंने पानी में एक नाम लिखा है, विभोर। पानी की हलचल जब शांत हुई तो मेरी परछाई के पास एक और साया आके खड़ा हो गया था। मैं हड़बड़ा के उठी जैसे मेरी चोरी पकड़ ली गई हो। सॉरी, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको, विभोर ने कहा। मैं पानी पानी हो गई। कहीं विभोर ने मुझे उसका नाम लिखते ना देख लिया हो, एक मन कहता। देख लिया तो अच्छा ही है ना, अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, दूसरा मन बोल पड़ता। लेकिन विभोर ने शायद देखा नहीं था। मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए, उसने कहा और पीठ के पीछे से निकाल के एक साड़ी मेरी ओर बढ़ा दी। सफेद रंग की सूती साड़ी, हमारे प्यार का पहला तोहफा। इसे रंग दो कि प्लीज, जो डिजाइन तुमको पसंद हो वही बना देना, किसी खास को देना है, विभोर ने कहा और शरारत से मुस्कुराया। और मैं उसकी मुस्कुराहट में बंध गई। उस सफेद साड़ी में दुनिया के सारे रंग छिटक आए थे। मेरा दिल उसके प्यार में डूब भी रहा था और तैर भी रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पचरंगी ओढ़नी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बुआ के समझाने के बावजूद बिन्नी मैनेजर विभोर में अपना भविष्य देखने लगती है। विभोर ने प्यार का इजहार तो नहीं किया, लेकिन वो जानती है कि जिस तरह वो उसकी तारीफ करता है वो प्यार का ही इशारा है। क्या दोनों की ये प्रेम कहानी परवान चढ़ेगी? सुनते हैं आगे। मैंने विभोर के बारे में बुआ से बात करना छोड़ दिया था। पहले विभोर की बात करने पे वो मुझ पे हंसने लगती थी, बाद में नाराज होने लगी। ये क्या प्यार व्यार लगा रखा है? कौन विभोर, कौन तू? ऐसे ही हो जाता है प्यार। हवा में महल बनाने बंद कर दे, मैं कह दे रही हूं। एक दिन तो बुआ ने मुझको झड़क ही दिया। उनको तो किसी सपने पे कभी यकीन ही नहीं होता था। काम के अलावा उनको कुछ नहीं सूझता था। मैं बिस्तर पे लेटी हुई बुआ को देख रही थी, जो इस वक्त कपड़े तह लगा रही थी। कभी कभी मुझे बुआ पे बहुत दया आती है। बिन माँ बाप की मुझ बच्ची को पालने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ काम किया है। बस एक बार मैं अमीर बन जाऊं, उनकी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगी। बिन्नी, सोई नहीं?
कमरे की लाइट जली देख के बुआ कमरे में आई और मेरे बगल में आके बैठ गई। मैंने उनकी गोद में अपना सर रख दिया। अब बच्ची थोड़ी है तू, चल हटा सर, मुझे बहुत काम है। बुआ ने मुझे झिड़का। सोने दो ना, कल डांट लेना। मैंने उनका हाथ खींच के ज़बरदस्ती अपने सर पे रख दिया। बुआ वो वाली कहानी सुनाओ ना, जब मैं स्टेशन पे खो गई थी। कितनी बार तो सुन चुकी है, अब मुझे भी याद नहीं क्या हुआ था। बुआ ने झिड़क दिया, पर मैं नहीं मानी। कैसे याद नहीं है, सुनाओ ना बुआ, मैंने जिद की। क्या सुनाऊं, बताया तो है। तुम सब आगरे गए थे ताजमहल देखने, तेरे पिताजी, तेरी माँ और तू इतनी सी थी तब, 4-5 साल की होगी। सब लोग रेलगाड़ी से उतरे, तेरे पिताजी रिक्शा ढूंढने के लिए बाहर निकले, पीछे पीछे तू भी चली गई। फिर? मैंने कहा। फिर क्या, तू रास्ते में पता नहीं कहाँ लापता हो गई। तेरी माँ ने रो रो के आसमान सर पे उठा लिया। तेरे पिताजी पूरे स्टेशन में सारी गाड़ियों के अंदर तुझे ढूंढा है, और तू मिली कहाँ? स्टेशन के पास में ही एक कोठी के गेट के पास। ये बड़ा लकड़ी का गेट था वहां पे, हाथी जैसा बड़ा। तू तो वहां से हटने को तैयार ही नहीं थी। फिर बंगले के चौकीदार ने आके डंडा दिखाया, तब तू वापस गई। अपने खोने और मिल जाने का ये किस्सा मैं न जाने कितनी बार सुन चुकी थी, पर हर बार ये कहानी उतनी ही नहीं लगती थी। बुआ के हाथ अब मेरे बालों से खेल रहे थे और उनका किस्सा जारी था। मेरी उनींदी आंखें भारी होते होते गिर गईं और मैं फिर उसी जगह पहुंच गई। वही हरी बेलों से ढका नक्काशीदार लकड़ी का गेट। मैं, पर विभोर कहाँ था? मैं सपने में ही बहुत देर तक भटकती रही, लेकिन विभोर दिखा नहीं। शायद उसके लिए मेरा प्यार अभी इतना पका नहीं था। अगले दिन मैं कुछ उदास थी। नींद खुलने के बाद यही सोचती रही कि आखिर विभोर मेरे सपने में क्यों नहीं दिखा। विभोर आज भी नहीं आया था, लेकिन इतने दिनों बाद मुन्ना न जाने कहां से आदम का। ये लीजिए बिन्नी दीदी, पम्मी लाला की दुकान के स्पेशल लड्डू हैं, सिर्फ आपके लिए। मुन्ना की मक्खन में डूबी मुस्कान की वजह समझ में नहीं आई, पर समझने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो खुद ही बोलने लगा। बंबई की सरीना साड़ीज का नाम सुना है ना तुमने? अरे सुना क्यों नहीं होगा, इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ तो क्या हुआ कि उनको नए डिजाइन की साड़ियां चाहिए थी। मैंने कम से कम 1000 नमूने दिखाए उनको, और उनको पसंद क्या आया बोलो? उसने ऐसे पूछा जैसे कोई राज खोलने जा रहा। क्या? मैंने थोड़ा झल्ला के कहा, आपकी बनाई हुई पचरंगी ओढ़नी। मुझसे किसी प्रतिक्रिया के इंतजार में वो एक पल को रुका। मैं कुछ नहीं बोली तो उसने अगली खबर सुनाई। आपको 1000 साड़ियों का ऑर्डर मिला है, 5% कमीशन मेरा। खुशी मुन्ना की आंखों से, उसके चेहरे से और उसके मुंह से निकले एक एक शब्द से टपक रही थी। उसे शायद लगा था कि ये सुन के मैं खुशी से नाचने लगूंगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। शौक के लिए काम करना अलग बात है, लेकिन पैसे कमाने के लिए मुझे काम करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी विभोर के पास पैसे की कमी तो थी नहीं। मुन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा ऑर्डर मैं लेने से मना कर रही हूं। विभोर के आने का वक्त हो रहा था। मैंने मुन्ना को चले जाने के लिए कहा। वो कल फिर आने का कह के चला गया और मैं विभोर का इंतजार करने लगी। मेरी रंगी हुई साड़ी उसने अब तक मुझे नहीं दी थी, पर अब वो कहे या ना कहे, आज मैं उसको अपने दिल की बात कहने वाली थी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पचरंगी ओढ़नी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विभोर में अपना भविष्य देख रही बिन्नी उसके असिस्टेंट मुन्ना के लाए काम को करने से मना कर देती है। वो दुनिया की तारीफ की मोहताज नहीं है। उसके लिए विभोर की नज़रों में अपनी तारीफ देखना ही काफ़ी है। बस मुश्किल यही है कि विभोर ने अब तक प्यार का इजहार नहीं किया है। क्या विभोर अब बिन्नी से कहेगा अपने दिल की बात? सुनते हैं आगे। पूजा शादी के लिए मान गई बिन्नी। मैं कब से सोच रहा था कि प्रपोज करते समय उसको क्या गिफ्ट दूं। फिर तुम्हारा ध्यान आया, और जानती हो तुम्हारी साड़ी उसको बहुत पसंद आई। थैंक यू। विभोर ने आते ही मेरे मुंह में पूरा लड्डू ठूंस दिया था।
विभोर से प्यार के इस तोहफे की उम्मीद नहीं की थी मैंने, पर गलती उसकी भी क्या थी। हवा में महल तो मैंने ही बनाए थे। सुनहरे अक्षरों से चमकते बादामी रंग का कार्ड न जाने कब से मेरे हाथ में पड़ा था। विभोर जा चुका था और मैं अपनी अधूरी मोहब्बत का रुक्का लिए सन बैठी थी। तो यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी है? बिजली तो जला लेती। बुआ ने आके लाइट ऑन की। अंदर इतना अंधेरा था कि बाहर के अंधेरे का एहसास आंखों को अब तक नहीं हुआ था। बुआ से नजरें मिलाने से डर रही थी, इसलिए घुटनों में सर डाले बैठी रही। बुआ ने खाकी रंग का एक लिफाफा मेज पे रखा। मुन्ना लाया था, तेरी है शायद, बुआ बोली। मुझे तो लगा था तू बड़े बड़े सपने देखती है, सपने पूरे करने के लिए बड़ी कोशिशें भी करेगी। वो मेरे पास आके बैठ गई। मैंने सर नहीं उठाया। हम जैसे लोगों को सपने देखने का हक नहीं होता बुआ, मैंने कहा। बुआ हंस पड़ी। फिर भी सपने देखे ना तूने, और अब उनको पूरा करने का मौका मिला है तो मुंह छुपा के बैठ गई, उन्होंने कहा और खाकी लिफाफे से दुपट्टा निकाल के उसे मेरे सामने फैला दिया। मैंने दुपट्टे को किनारे किया और फिर सर घुटनों में छुपा लिया। कहीं तुझे ये तो नहीं लगता कि कोई राजकुमार आएगा फिर तेरे सपने पूरे करेगा, शाहजहां की तरह ताजमहल बना के? बुआ अपनी आवाज की कड़वाहट छुपा नहीं पाई। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ पंखे की खरड़ खरड़ की आवाज ही गूंजती रही। विभोर की शादी के बारे में पता है मुझे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बुआ ने कहा तो मैं चौंक गई। मैंने सर उठा के उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में नाराजगी थी और शायद पहली बार अफसोस भी। मुझे मत बता, बस खुद सोच कि तुझको प्यार विभोर से है या ऐशो आराम वाली जिंदगी के सपने से। विचारों के अंधड़ में मुझे अकेला छोड़ के बुआ कमरे से निकल गई। ये क्या कर गई थी बुआ? उनकी बातों ने मुझको अंदर तक झंझोड़ दिया। वाकई प्यार तो मुझे अपने सपने से ही था। विभोर तो उनको पूरा करने का जरिया ही था, तभी तो मेरे चाहने के बावजूद वो मुझे मेरे सपने में नजर नहीं आया था। दूसरों के कंधे का सहारा लेके खड़े इस ख्वाब का यही अंजाम होना था। मैं पूरी रात सोचती रही और सुबह हुई तो विभोर के चले जाने का एहसास इतना नहीं खला। अपनी जिंदगी में प्यार के रंग भरने के लिए मुझे शायद किसी शहजादे की जरूरत हो, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे किसी शहजादे की जरूरत नहीं थी। मेरे पास रंग भी थे और हुनर भी। बस मैं भूल गई थी कि उन रंगों से इंद्रधनुष भी बनाया जा सकता है। कल ही मुन्ना से मिलके साड़ियों का काम शुरू कर देना होगा, मैंने सोचा। पहले 1000 साड़ियां, फिर 10,000, और क्या पता कल मेरे पास खुद की एक फैक्ट्री हो। बिन्नी साड़ीज। नहीं, अभी सिर्फ 1000 साड़ियों पे ध्यान देना है। बात की बातें बाद में। अपने सपनों को फिर सीमा से आगे बढ़ते देख मैंने तुरंत लगाम लगाई। बिस्तर के सरहाने पे 5 रंगों वाली मेरी ओढ़नी झांक रही थी। मेरा भविष्य शायद इसी ओढ़नी से जुड़ा था। मैंने खींच के उसे हवा में लहरा दिया। पचरंगी ओढ़नी आसमान बन के मेरे वजूद पे छा गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट।